RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 की पिछली वीडियो में हमने आपको विद्युत अध्याय के आंकिक प्रश्न करा दिए थे, जिनमें अभी तक हम आपके सामने केवल 5-6 निहित प्रश्न जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें से हम पेज नंबर 237-240 तक लगभग पहुंच गए थे। तो अब उससे आगे के हम क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपका पेज नंबर 240 पर दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पाशानुक्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदा है, क्या कारण है कि हम घरों के उपकरण जो हैं वो संयोजी क्रम उनका पाशानुक्रम क्यों होता है। इस प्रश्न में आपको जो कहा गया है उसका उत्तर हम वैसे पिछली वीडियो में दे चुके हैं। इसमें कहा गया है कि जो उपकरण हैं घरों में हम उनको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते बल्कि उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ऐसा क्यों है? तो आपको जैसे पहले बताया है समांतर क्रम में जोड़ने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जब समांतर क्रम में आपके उपकरण जुड़े रहेंगे तो अगर एक उपकरण समाप्त हो जाए, खराब हो जाए, तो सभी उपकरण कार्य करते रहेंगे, वे बंद नहीं होंगे। दूसरा फायदा ये होता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो अधिकतम प्रतिरोध होता है उससे भी ज़्यादा प्रतिरोध हो जाएगा, जबकि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध जो होता है तुल्य प्रतिरोध वो घट जाता है। और प्रतिरोध अगर घटेगा तो ऊष्मा की हानि, विद्युत ऊर्जा की हानि कम होगी, जो कि ऊष्मा के रूप में होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बिजली आएगी तो तार गर्म हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इस आधार पर एक प्रकार ये भी है। और तीसरा फायदा ये है कि जब आप श्रेणी क्रम में उनको जोड़ेंगे तो बिजली का जो बिल है वो मीटर के अनुसार आएगा, वो ज़्यादा मीटर का प्रयोग करेगा, ज़्यादा मीटर चलेगा, जबकि समांतर क्रम में मीटर थोड़ा कुछ कम रहेगा उसके मुकाबले जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। तो यहाँ पर ये तीसरी बात तो हमने एक्स्ट्रा में आपको बता दी है, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को मेंटेन रखते हैं पार्सल क्रम में। लेकिन जो पहले दो पॉइंट आपको बताए हैं कि एक उपकरण के समाप्त होने पर, खराब होने पर भी अन्य उपकरण चलते रहेंगे, एक तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा प्रतिरोध कम होने के कारण ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से आप इस इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 2 भाग दे दिए। ए भाग में कहा है 4 ओम और बी भाग में कहा है कि 1 ओम हो। यानी इस प्रकार से इसमें हमें 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नंबर 4 पर दिया हुआ है पेज नंबर 240 के आधार पर ही आप इसको देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका तुल्य प्रतिरोध पहले में 4 ओम और सेकंड में 1 ओम हो जाए। तो देखिए अगर हम इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम के लिए कुल प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि हो जाएगा 2 और 3 5 और 6 11 ओम। 11 तो नहीं है, तो 11 ओम जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे भी ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर अधिकतम प्रतिरोध से भी ज्यादा प्रतिरोध होना चाहिए, तब तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कम से कम आपका यहां जो दिया हुआ है 2 ओम, कम से कम तो 2 से भी कम होगा, जैसे ये 1 ओम दिया है तो हम इसमें समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। लेकिन ये बीच का जो 4 ओम दे दिया ये 2 से बड़ा है, 6 से छोटा है, तो अब प्रतिरोधों को या तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा या समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के रूप में जोड़ा जाएगा। तो इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो देख लीजिए क्या क्या होंगी। एक प्रतिरोध इस प्रकार से, 2 प्रतिरोध हम समांतर क्रम में लेकर चल सकते हैं इस प्रकार से। दूसरा प्रकार हो सकता है कि 2 प्रतिरोध
हम लेकर चले श्रेणी क्रम में और एक प्रतिरोध को लेकर चल सकते हैं हम समांतर क्रम में। एक कंडीशन आपकी इस प्रकार से हो सकती है, ये संभव है कि किस प्रकार से आपका कौन सा प्रतिरोध होना चाहिए। अगर हम तीनों को श्रेणी क्रम में लेकर चलें, तीनों को समांतर क्रम में लेकर चलें तो प्रतिरोध अलग वैल्यू आ जाएगी, ये बीच की वैल्यू नहीं आएगी। तो अब दोनों को करके देख लेते हैं कि कौन सा इनमें से उपयुक्त होगा। तो इन कंडीशंस में भी अब हम जो वैल्यू यहाँ पर रखते हैं वो किस अनुसार रखी जाएगी। देखिए जो आपका 4 है वो इस 2 और 3 के नजदीक है, 2 और 3 के नजदीक, 6 से दूर है, 3 के पास है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से ले सकते हैं कि एक बार 2 यहाँ पर लिया, 3 और 6 यहाँ पर ले लो। अगर इससे नहीं आता तो फिर आप एक बार 6 को यहाँ लेंगे, 2 और 3 यहाँ कर देंगे, फिर 3 को यहाँ लेंगे, 2 और 6 करके देखते रहेंगे। लेकिन चूंकि मुझे पता है तो यहाँ 2, 3 और 6 लिया जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर निकालते हैं 3 और 6 समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/3 जमा 1/6 के रूप में निकाल सकते हैं। लघुत्तम आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 + 1 यानी 3/6। तो R बराबर आपका आ गया 2 ओम। R बराबर कितना? 2। इसकी वैल्यू आपकी 2 ओम आ गई और 2 ओम ये है श्रेणी क्रम में है, तो 2 और 2 4 ओम पूरा। तो यहाँ पर ये 4 ओम। तो हम जब 4 ओम प्राप्त करने के लिए इस क्रम में जोड़ते हैं, 4 ओम प्राप्त करने के लिए कुछ और भी वैल्यू आ सकती है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 6 करके हम देख रहे हैं, तो आप इसका तरीका अपना लीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर तो आ गया। आप इस क्वेश्चन को स्वयं करके देखिए कि इसका तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आता है, वो भी आप करके देख सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि 1 ओम प्रतिरोध आ जाए। 1 ओम प्रतिरोध, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि 1 ओम इन तीनों से छोटा है। जब तीनों से छोटा हो तो हम इनको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम इनको जोड़ देंगे, तीनों के तीनों समांतर क्रम में आ जाएंगे। अब समांतर क्रम में 2, 3 और 6 को लेकर चलेंगे, तो 1/R = 1/2 जमा 1/3 जमा 1/6। लघुत्तम हमारा आ गया 6, 2 × 6, 3 दूनी 6 और 1, 3 और 2 5 और 1 6/6 यानी ये आ जाएगा 1। तो R बराबर यहाँ पर 1 ओम आ जाए। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि कौन से को हमें श्रेणी क्रम में लेना है, किसे हमें समांतर क्रम में लेना है। और अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको अतिरिक्त में भी दे दिया कि यहाँ पर अगर इस प्रकार से लेकर चल रहे हैं, 2 प्रतिरोध हमारे यहाँ है और 1 प्रतिरोध हमारा यहाँ अलग से है, तो इनमें पहले 2, 3, 6 ले लो, फिर 2, 6 और 3 ले लें, उसके पश्चात आपका 2 यहाँ जाएगा, 3 और 6 यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तो हर बार जो प्रतिरोध का मान है, तुल्य प्रतिरोध का मान, वो हर बार अलग अलग होकर आ जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन के पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। इसी क्रम में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। इन 4 प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाए कि हमें एक तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाए, न्यूनतम, और एक होता है अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। तो किस प्रकार से हम इनको जोड़ेंगे? तो जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम इन्हें सदैव समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जबकि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम इन्हें सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब जो न्यूनतम प्रतिरोध आएगा समांतर क्रम में जोड़ने पर, वो इन सब में सबसे कम आपका 4 ओम है, तो वो वैल्यू आंसर आपका 4 से भी कम आनी चाहिए, तभी वो न्यूनतम होगा। और यहाँ पर अधिकतम है 24, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो कुल मान इस 24 से भी बड़ा आएगा, यानी वो वैल्यू हो जाएगी आपकी अधिकतम प्रतिरोध की। अब वो आप लोग करके देख लेना कि उसका मान कितना आया है, जो कि क्वेश्चन में तो कहा नहीं है कि इसका कुल मान भी ज्ञात करना है। तो वह सूत्र हो जाएगा, जब अधिकतम निकालेंगे श्रेणी क्रम में R = R1 + R2 + R3, और 4 है तो R4 भी आ जाएगा,
और समांतर क्रम के लिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और प्लस 1/r4। इस प्रकार से आप इनकी वैल्यू रखकर इनके अधिकतम और न्यूनतम मानों को भी ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन जो हमारे दिए हैं वो दिए गए हैं पेज नंबर 242 पर। अभी 5-6 निहित प्रश्न ही चले हुए हैं, क्योंकि इसके पश्चात फिर आपके अभ्यास के प्रश्न आ जाएंगे, उनको बाद में करेंगे। पहले 5-6 निहित प्रश्न हम आज की वीडियो में आपके सामने कंप्लीट कर ही देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती, यानी वो गर्म होने पर चमकती क्यों नहीं, जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। जैसे हीटर है, हीटर की डोरी वो क्यों नहीं चमकती जैसे कि हीटर का फिलामेंट चमकता है, इसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि जो हीटर होता है, हीटर में जो उत्ताप डोरी होती है, ये वाला जो उसका फिलामेंट होता है वो तो गर्म हो जाता है, लेकिन ये जो डोरी है जो स्विच से आती है वो गर्म नहीं होती, वो नहीं तपती। ऐसा क्यों होता है? यानी ये तार तो गर्म हो जाता है, ये तार गर्म होकर क्यों नहीं चमकता? क्यों नहीं चमकता? कारण क्या है कि जो डोरी होती है वो तांबे की होती है या एल्यूमिनियम की, जबकि जो हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम का होता है, निकिल और क्रोमियम धातु का मिश्रण होता है, मिश्र धातु होती है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जबकि तांबे का प्रतिरोध कम होता है, जिस कारण तांबे का तार गर्म नहीं होता, जबकि नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण वह गर्म होकर चमकने लगता है। तो इस क्वेश्चन का तो आप केवल इतना ही आंसर दे सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। यहाँ इस क्वेश्चन में 50 वाट लिखा हुआ है और विभवांतर कहा गया है, तो ये 50 वाट न होकर 50 वोल्ट लिया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यदि किसी चालक तार में 1 घंटे में विभव तो गुजरता है 50 वोल्ट, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभव और आवेश यानी क्यों गुजरता है 9600 कूलाम, तो हमें क्या ज्ञात करना है? इससे उत्पन्न हुई ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है। तो वो होता है H इक्वल टू वी आई और टी, लेकिन क्यों इक्वल टू होता है आई टी, तो यहाँ पर H इक्वल टू हो जाएगा V गुना क्यों। मान रखिए V का मान आपका 9600 और ये 50, तो ये हो जाएगा 9600 गुना 50। अब गुणा कर लीजिए, 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, 3 0 सेम टू सेम। तो जिसको हम लिख सकते हैं 4.8 गुना 10 की घात 1 2 3 4 5 जूल में आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं, तो 5 निहित प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। यदि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है कि R बराबर 20 ओम की एक स्त्री है जो कि 5 एम्पियर की धारा लेती है और टाइम बराबर दे दिया 30 सेकंड में, उसके द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इसके लिए सूत्र आपका होता है H ज्ञात करना है, H इक्वल टू हो जाएगा I² RT। सेकंड में है तो सेकंड में ही रखेंगे, घंटे में होता मिनट में होता तो उसको भी सेकंड में बदल लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे I यानी 5 × 25 स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई R का हो गया 20 और T की वैल्यू हो गई आपकी 30। तो यहाँ जैसे ही रखेंगे 5 × 25 × 50 150 हो जाएगा, 150 और 2 जीरो ये सेम टू सेम, इतने सौ जूल, कितना हो गया? 15,000 जूल आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर कभी कभी से कैलोरी में पूछ लिया जाएगा तो 4.2 से इसको भाग दे देंगे और ये आपका कैलोरी में आंसर आ जाएगा। तो आप इसका आंसर कैलोरी में निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिख दें और बताइए कैलोरी में कितना आंसर इसका आया हुआ है।
तो आज की वीडियो में हमने इस प्रकार से आपके जो 5-6 निहित प्रश्न हैं विद्युत अध्याय के, वो आंकिक प्रश्न हमने आज समाप्त कर दिए हैं। अगली वीडियो में हम आपके लिए जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपने सभी प्रकार के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर वीडियो समझ आ रही है तो भी कमेंट करें, नहीं समझ में आ रही है, नेगेटिव कर रहे हैं तो वो भी आप लिख दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम अगली वीडियो को और अच्छे प्रयास से अच्छे प्रकार से बना सकें। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।